as well. Yeah. So सबसे पहले तो फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ना इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन है, साइंस का डेफिनेशन और ये सब चीज बात करते हैं, है ना। तो बेसिक चीज देखो कि साइंस का मतलब सी साइंस, साइंटिफिक कोई भी डेवलपमेंट होता क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी विच अराइजेस, राइट। आसपास की चीजों को देखते हैं तो हम क्यूरियस होते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना, इसके होने से क्या होगा। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी एक नई नई चीजों को हम लोगों को जानने के लिए हमारे अंदर वो जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा क्या बोलोगे, मतलब क्यूरियोसिटी आती है उस चीज के बारे में जानने के लिए. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली साइंस. So humans are always curious about the world around them. So and the inquiring and imaginative human mind, है ना, हम लोग जानना चाहते हैं, इंक्वायर करना चाहते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, राइट. सो उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के रीजंस, उसके बाद की चीजों को जानना, है ना, ये जो हमारा टेंडेंसी है. So the inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways. तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि why are हम लोग 10th क्लास में बहुत सारा वो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि why does stars twinkle, why are rainbows form, and we came to know a lot many things about the nature around us, right. So physics is basically knowing things about the nature and around the nature, right. So that's what we are saying, ki the inquiring and imaginative human mind has responded to the wonders and awe of nature in different ways, right. So what we started thinking, for example, why do stars twinkle? So we found a reason of that. So that curiosity led to the development of एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और ये सब रीजंस हम लोगों ने ढूंढा ना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करता है. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी कि व्हाई डज स्टार्स ट्विंकल, तो वहां से स्टार्ट हुआ, राइट. सिमिलरली यू हैव व्हाई डू डे एंड नाइट अकर, ये वाली जो चीज है कि भाई व्हाई डज डे एंड नाइट हैपन, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सन इज प्रेजेंट एट वन प्लेस, एंड देन वो जो केपलर्स लॉ वगैरह आया, ये सब चीज का जो भी डेवलपमेंट हुआ, इन सब इस पूरे साइंस और थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ, that started with this particular question, why do day and night occur. Similarly, how does a volcano eruption takes place. So all these natural phenomena which is happening around us, it was being उसके बारे में हम लोग ज्यादा डीप में नॉलेज जानने के लिए, और जानने के लिए कि रीजन क्या था, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट्स की, हमने ऑब्जर्वेशंस किए, और उससे हमारे रिजल्ट्स आए, जिसको कि हम लोगों ने बेसिकली थ्योरीज के फॉर्म में लिखा, और जिसको हम लोग साइंस के फॉर्म में पढ़ते हैं. सिमिलरली हाउ डू सीजन्स अकर, राइट. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है तो उसकी वजह से सीजन्स अकर करते हैं. जब सन के पास होते हैं तो समर हो जाता है, जब सन से दूर जाते हैं तो विंटर हो जाता है. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट. हाउ डज अ रेनबो फॉर्म. सो दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमिना जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. So similarly, there are many, the tides, the rotation and revolution of Earth, the planets, galaxies, all these, natural phenomena and natural things which has led to certain theories which we have developed. So all these questions have led towards curiosity. And because of that curiosity, we have found different theories, and we have developed certain laws in physics or laws in science. So, one kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully. So, why did so? Every curiosity started from observing the physical environment carefully. As we said, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, है ना, तारों, मतलब स्टार्स का ट्विंकल करना, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रेनबो फॉर्म हो रहा है. तो ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग ऑब्जर्व किए केयरफुली, और उससे फिर हमारा जो है ना, उससे जो हम लोग डेवलप किए वो थ्योरीज आई, ठीक है. सो
इससे बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, we looked for any meaningful patterns and relations in the natural phenomena. So when we observed this physical environment, we tried to find a pattern in that phenomena or relations in these natural phenomena, and we build new tools to interact with the nature. So that tools was basically scientific theories, which I am saying. Right? So, this human endeavor of finding it out of curiosity, what is the reason behind that particular natural phenomena, is basically that has led to the modern science and technology. So whatever science and technology we are seeing around, that is because of this curiosity which has been developed. So curiosity basically leads us towards science, and if you see the definition of science, so what is science? It is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible. So when we try to understand the natural phenomena in a depth, to by understanding it, उसके अंदर बिल्कुल समझना कि उसका reason क्या है, उसके अंदर घुस के समझना, detail और depth में समझना, that is basically science. And use of the knowledge so gained to predict, modify and control the phenomena. तो वो जो हम लोगों ने knowledge gain किया है ना, क्यूरियोसिटी से हम लोग उस नेचुरल फिनोमिना को हम लोग डेप्थ में समझे, और उससे जो नॉलेज हमने गेन किया उसको यूज क्या चीज में किया, प्रेडिक्ट, मॉडिफाई, और एक जो हमारा साइंटिफिक थ्योरी था उसको प्रेडिक्ट किया हम लोगों ने कि ये ऐसा होता होगा। हम लोगों ने थ्योरी क्वाइन किया। सारे थ्योरीज हम लोग बेसिकली जो हम लोग अभी पढ़ेंगे भी कि there are certain assumptions on which all these scientific theories have been based, right? So all these assumptions came from the predictions which happened due to the detailed and in-depth knowledge of that particular understanding of that particular natural phenomenon. So if we see, the origin of science, so the word science is originated from the Latin word scientia, meaning to know. Okay, so this word, if you see scientia, this is the meaning of this is to know, the root of that meaning. संस्कृत वर्ड विज्ञान, जो विज्ञान हम लोग कहते हैं ना, साइंस का हिंदी विज्ञान है, राइट? तो इट हैज कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विज्ञान, और अरेबिक में उसको इल्म कहते हैं। इल्म मतलब नॉलेज बेसिकली, राइट? सो संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग, नेमली नॉलेज। नॉलेज को ये स्पेसिफाई करता है। तो साइंस, जो साइंटिया आया, साइंटिया लैटिन वर्ड था, उससे साइंस वर्ड बना, उसका मीनिंग टू नो था। संस्कृत में उसको विज्ञान कहते हैं और अरबिक में उसी को इल्म कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली यू शुड नो। So basically, if you see, science is exploring, experimenting and predicting from what we see around us. So whatever natural phenomena is happening around us, what is science? It is to experiment about those natural phenomena and predict from what we see around us. और उससे हम लोग predict करते हैं, बहुत सारे theories predict करते हैं, है ना? वो theories exactly उसका outcome नहीं है, बट हम लोग, मतलब एक साइंटिस्ट बेसिकली, फिजिसिस्ट क्या करता है, वो जो नेचुरल फिनोमिना को उसने देखा और समझा, उससे कुछ प्रेडिक्शंस किए। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी बेसिकली किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम नहीं है। बेसिकली इट वाज समथिंग विच ही ऑब्जर्व्ड इन नेचर, कि भाई ऊपर से हम लोगों ने, मतलब व्हाट न्यूटन ऑब्जर्व्ड इज कि एप्पल ऊपर से गिरा पेड़ पर से तो वो नीचे गिरा, तो उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया बेसिकली कि व्हाई डज इट फॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, एंड फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। देन ही केम अप विद दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे उन्होंने ये बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास है, तो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी, राइट? ये हम लोग ने बोला है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट force of attraction between any two objects
having masses, let's say m1 and m2, and separated by a distance r. So F is proportional to product of the masses, and force is inversely proportional to square of the distance, right? So this is what is Newton's law of gravitation. Now ये क्या है? ये prediction है. Basically उन्होंने theory दिया ऐसा experiments करके, outcome नहीं आया, एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि अच्छा कभी भी जब हम जो फोर्स है उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे है ये दोनों ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंडेंट है. तो ये बेसिकली हम लोगों के जो नेचुरल फिनोमिना को हम लोगों ने समझा, एक्सपेरिमेंट किया, उससे आउटकम हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट किए कि ये थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन से हमने ये थ्योरी प्रेडिक्ट किया और उस थ्योरी के हिसाब से हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं. क्लियर है बच्चों? So if you see this, so scientific method involves systematic observations, right? So आप systematically सारी चीजें observe करोगे. Controlled experiments, so you will do all the experiments in controlled way inside a laboratory. Qualitative and quantitative reasoning, right? तो क्वालिटेटिव एज इन कि जहाँ पे थ्योरेटिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव जहाँ मैथमेटिकल बैकनिंग के साथ आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के साथ आप रीजनिंग देते हैं. फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब जो आप इक्वेशंस बनाते हैं उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग. प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज. तो प्रेडिक्ट करते हैं पहले, फिर उसको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और पहले से अगर कोई थ्योरी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि गलत है तो उसको फॉल्सिफाई करेंगे, मतलब उसको गलत भी साबित करना पड़ेगा कि वो ये थ्योरी गलत क्यों है, राइट? सो साइंटिफिक मेथड्स, कोई भी साइंटिफिक मेथड है, इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी. But ultimately, a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation or experiment. यही हम बात कर रहे हैं भाई. अगर आपने कोई साइंटिफिक थ्योरी दिया, राइट, कल को मैंने बोला कि मैंने एक कोई थ्योरी बनाया है, राइट, कि पेन अपने आप ऊपर जाने लगेगा और पेन के वेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, राइट. तो ये मैंने थ्योरी दिया तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा ना. कोई भी थ्योरी दिया कोई अपने आप तो मान नहीं लेगा. भाई इंटरनेशनल फोरम में हम गए कि हमने कुछ बताया और लोगों ने मान लिया, ऐसा तो नहीं है, राइट. अनटिल अनलेस आई बैक इट अप विद एन एक्सपेरिमेंट, मैं वहां करके दिखाऊंगा, राइट. वहां पे स्टेज पे जाऊंगा, वहां पे रखूंगा इस पेन को और इसको दिखाऊंगा कि ये अपने आप ऊपर जाना शुरू हो गया, राइट. और उसके बाद फिर मैं कैलकुलेट करके स्पीड भी बताऊंगा. और बहुत बारी तो ऐसा भी हुआ है, तुम लोग आगे पढ़ोगे भी. एक ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट था. इनफैक्ट जब हम लोग मैग्नेटिज्म कर रहे थे 10th क्लास में, मेरे साथ बच्चे ने जो किया है उनको पता है. ऑयस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और वहां पे स्टेज पे उनके कुछ और ऑब्जर्वेशन आ गया, और जब भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे थे वो सर्किट को, तो जो कॉम्पस था वो अपने आप उसके जो कॉम्पस का जो डिफ्लेक्शन है वो होने लग जा रहा था ऑन और ऑफ करने से. तो इससे पता चला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन है, जो कि कितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के फॉर्म में आया बाद में, राइट. और दैट वाज द होल स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग. जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो तभी पॉसिबल हो पाया ना क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, और या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन कर पाए, राइट. दैट वाज व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम. एंड इसी मतलब सो देखो, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, वो बेसिकली ही वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट समवेयर एंड ही ऑब्जर्व्ड सम अदर थिंग व्हिच गिव हिम एन आइडिया फॉर अ ह्यूज development later on, right? So that's what we are saying. So ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation or experiments. तो observe करना ही बस चीज नहीं है, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करके डेटा के रेस्पेक्ट में चेक करना, वेरीफाई करना कि जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या सही में उसी पैटर्न पे ऑब्जर्वेशन जा रहा है या फिर एक बार गलती से तुक्के से हो गया, राइट. वो हर बार वो चीज को रिपीट कर सको ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए. तो वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हम लोग को बैक इट अप, वी विल हैव टू बैक इट अप आवर थ्योरी, राइट. So whenever someone observes something, what he does basically,
is he does the experimentations after that. After observing, he does experimentations, inside a laboratory, and then he comes up with certain theories, right? So, acha, science क्या है? It is ever dynamic. This is another point which we need to discuss. Dynamic क्यों बोलते हैं science को? क्योंकि science का जो theory है, वो एक जगह हम लोग ये fix करके नहीं रख सकते कि यही हमेशा theory हो, right? पहले कोई और theory आया, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किया और थ्योरी फिर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, राइट? पहले क्या था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आया। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या आया कि पहले सन को हम लोग सेंटर पे माने, और हम लोगों ने ये देखा कि प्लैनेट जो है ना, हीलियोसेंट्रिक मतलब कि आई एम सॉरी, in heliocentric we considered earth as the center of the universe and every other thing revolving around that, right? बाद में ये आया कि नहीं भाई, ये तो गलत है, राइट? सन शुड बी द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट, राइट? सो साइंस इज एवर डायनेमिक का मतलब यही है कि पहले कोई अगर थ्योरी आया तो उसको, कोपरनिकस ने पहले ये दिया था कि भाई अर्थ इज द सेंटर, राइट? बाद में केपलर ने बोला कि नहीं, अर्थ इज नॉट द सेंटर but sun is the center and all the planets along with the earth are revolving around it. So this is what it means, science is ever dynamic means every time there will be new theory coming in. और कोई भी नया थ्योरी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता है ना? कोपरनिकस उस समय बहुत बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत ज्यादा उनकी पहचान थी, तो उसको लोग गलत मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनको एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करके दिखाने पड़े कि नहीं, you see, if you consider earth as the center, then you will not be able to explain other things, और जब आप सन को सेंटर मानते हो तब सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसको कन्विंस करना पड़ता है बेसिकली with proofs of all these data basically. So science is ever dynamic. The interplay of theory and observation is basic to the progress of science. So interplay of theory and observation मतलब कि एक थ्योरी आएगा, उसके ऊपर कोई और दूसरा साइंटिस्ट या दूसरे फिजिसिस्ट अपना थ्योरी देंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, तो दिस लीड्स टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, राइट? सो साइंस इज डायनेमिक मींस इट इज नॉट स्टैटिक. अगर कोई थ्योरी आ गया तो ऐसा नहीं कि वो थ्योरी हमेशा रहने वाला है, वो थ्योरी के ऊपर कोई और थ्योरी आएगा जो कि उसको बेटर एक्सप्लेन करता है. जैसे अभी हम लोग पूरे 11th क्लास 12th क्लास में तुम देखोगे ज्यादातर हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना? हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को मानते हैं कि भाई तेरा 3 लॉज ऑफ मोशन, बट बाद में अभी हम लोग को पता ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू था. मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम लोग देख सकते हैं आसपास, राइट? तो जैसे ये रिमोट हो गया, ये फोन हो गया, ये सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है ना, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो इनका जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इन पे जो फोर्स लग रहे हैं, ये सारी चीजें तो गवर्न होती हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से. बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलावा भी देयर आर अभी बाद में अभी क्या आया कि आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस दिए, राइट? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं, सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया और क्वांटम मैकेनिक्स आया, तो वहां पे बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये सारे मैक्रोस्कोपिक जो रूल्स थे न्यूटन्स लॉज के, दे स्टार्टेड टू फेल. तो उसको बेटर करने के लिए अब जो है, जो आइंस्टाइन का जो रिलेशन था, वो रिलेशन से हम लोग अब एक्सप्लेन करना शुरू किए सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के, इसको स्पीड और इन सबको, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. सो ये जो एक नया थ्योरी आया, नाउ एवरीवन हैज स्टार्टेड यूजिंग दैट क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन थिंग्स फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. सो दैट इज अगेन अदरवाइज अगर हम लोग यही मान के बैठे रहते कि हमेशा न्यूटन्स का लॉज ही ट्रू है, तो फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जगह ही नहीं बन पाती, राइट? So because we are accepting the change, right, and the science is dynamic, we keep on evolving science by scientific theories, by new rules and new laws which comes year after year. So if the existing theory is unable to explain new observations, then it causes a major upheaval in science. जैसा कि हम लोगों ने वो न्यूटन वाला और जो थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटन मैकेनिक्स की जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जब हम बात करें, तो दैट वाज अ मेजर अपीवल इन साइंस बेसिकली, मतलब मेजर चेंज आया साइंस और साइंटिफिक थ्योरीज में. नाउ देयर आर सम
पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना, आपको जवाब देना है। साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा साइंस से आ रहा है? ए ऑफ। ये देखो, ये लोगों ने बनाया और तुम लोग को जो नींद में जाएंगे उनको जगाने के लिए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सो साइंटिया है ना। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड साइंटिया इज टू नो। टू नो। बहुत बढ़िया। सो आप लोग सब लोग जाग रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, इससे पता चाहिए चलता है। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज फिजिक्स पे। सो वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। ठीक है, फ्यूजिस एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया है। उसका मीनिंग क्या है? नेचर। तो हम लोग ने पढ़ा भाई फिजिक्स क्या है, नेचर और उसके नेचुरल फिनोमिना के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। आसपास जो भी चीज दिख रहा है ना नेचर में, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है ना, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम इन द रिवर। सो यू ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स इन नेचर विच इज हैपनिंग, राइट। सो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, that is known as physics. So word physics comes from the Greek word physis, meaning nature, and study of nature and natural phenomena is physics. So in Sanskrit, है ना, हम लोग पता है हिंदी में भौतिकी कहते हैं, पता नहीं तुम लोगों को पता भी होगा कि नहीं। इधर नोएडा वाले बच्चों को तो आई डाउट कि भौतिकी पता भी होगा कि। तो अगर तुम लोग एनसीईआरटी के साइट पे जाओगे ना, तो वहां तुमको दिखेगा, अगर तुम लोग वो सर्च करते हो ना ई बुक्स, तो उसमें नीचे फिजिक्स के नीचे वो नीचे भौतिकी भी लिखा हुआ दिखेगा। सो भौतिकी इज द वर्ड संस्कृत which means physics. It refers to the study of the physical world. So precise definition of physics is not possible. So अगर हम लोग ऐसे देखें, physics is a basic discipline in category of natural science, which also includes other discipline like chemistry and biology. Chemistry and biology की भी बहुत सारी चीजें हम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं ना भाई। जब हम कह रहे हैं कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो भी बात करते हैं वो फिजिक्स के अंडर आता है, तो नेचर में तो केमिस्ट्री भी तुम्हें दिखेगा और बायोलॉजी भी दिखेगा, राइट। तो ये सारा जो है ना, कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। दे आर ऑल, you know, these all science disciplines are interrelated with each other. So physics can be broadly described as the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. ठीक है, तो बेसिक लॉज ऑफ नेचर और उसका यूज डिफरेंट, उसका एप्लीकेशन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना में इज बेसिकली फिजिक्स. So there are two principal thrusts in physics. Thrust मतलब समझते हो ना, force which is acting perpendicular is called thrust. वो वाला thrust नहीं, thrust ये natural इंग्लिश वाला thrust के बारे में बात कर रहा है. तो दो important चीज है जो कि govern करती हैं physics के सारे phenomena को. So two important thrust in physics. One is जो एक law है unification का और दूसरा reduction का. So these are the two laws basically which governs all the physical theories, basically physics का theory. One is of unification and other is of reduction, right? So सबसे पहले तो unification क्या होता है कि unification का अगर हम लोग definition करें तो unification means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. मतलब एक concept और एक law पे कई सारे physical phenomena को जब हम explain कर पाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं unification. Unify कर दिया ना हम लोगों ने, बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को एक ही थ्योरी से जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, लिख तो बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन मुझे 3-4 बच्चे लिखते हुए दिख रहे हैं जो कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिना बोले ऐसे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, और वो आगे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. मेरा आशीर्वाद है उन बच्चों को, बाकियों पे भी है, लेकिन खच्चरों लिख लो थोड़ा सा, है ना. मुस्कुराने से अच्छा है कि प्लीज लिखो. So unification means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. So only few concepts and laws explains many theories and terms. So this is what is unification. Example क्या है? देखो, law of gravitation describes the fall of an apple on the ground. तो law of gravitation कितनी चीजें बताता है? एप्पल जो ऊपर से गिर रहा है वो सारे अर्थ और जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, वो भी
रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी वो भी। तो ये सारे जो है, मून, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, राइट, motion of planet around the sun, these are all being explained by only one theory, that is law of gravitation. So this is what is unification. So various natural phenomena, diverse physical phenomena, which are described by only few concepts and laws, by one law, that is known as unification. Clear बच्चों? यूनिफिकेशन क्या है, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे थ्योरी पे, रिडक्शन पे। सो रिडक्शन क्या है? इन रिडक्शन इज द एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के थ्योरी को हम लोग उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना रहा है, उनके प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग यूनिफाई कर दें, उनको अगर जोड़ दें हम लोग, तो उससे रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जो थर्मोडायनेमिक्स है, इट डील्स विद बल्क सिस्टम in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy. And thermodynamics is a branch of science, basically branch of physics, जो कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को डील करती हैं, जो कि बल्क सिस्टम्स। बल्क सिस्टम मतलब कि पूरा एक बड़े सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, जो कि टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके इंटरनल एनर्जी पे, राइट, कि कितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, राइट, और एंट्रोपी, एंट्रोपी उसका स्टेट होता है बेसिकली। इन चीजों को बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इन चीजों को डील करता है। अब द सब्जेक्ट, अब देखो, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेटेड दीज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बल्क सिस्टम। तो यही सेम चीज को थर्मोडायनेमिक्स ने जो किया, वो पूरे बल्क सिस्टम को कंसिडर करके किया। बट ये जो थर्मोडायनेमिक्स के जो थ्योरीज हैं, वो आए कहाँ से? काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, जो कि इनको, मतलब इस पूरे बल्क सिस्टम को, इसको ब्रेक किया छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स में, और उन मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स के का स्टडी किया हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज को, और उसको हम लोग फिर जोड़ के थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, तुम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तब आएगा भी ये। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन के वजह से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होता है, राइट। टेम्परेचर का, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी? So there are molecules which vibrates inside a body, and that vibration basically is actually converted into temperature, that is measured as temperature, right, degree of hotness or coldness. So that is what is kinetic theory of matter. So subjects, ये जो kinetic theory of matter, हम लोग जो इनके molecular constituents के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, या statistical mechanics जो हम लोगों ने इन molecular particles के बारे में पढ़ा, उसको जब बल्क में पढ़ते हैं तो वही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। तो इसको हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं, राइट। एक बल्क सिस्टम को छोटे छोटे पार्टिकल में जब ब्रेक करके हम पढ़ते हैं, इसको हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफिकेशन हो गया और रिडक्शन हो गया, ये दो चीज हो गया जो कि मेजर फिजिक्स के सारे लॉज को गवर्न करती है। भाई ग्रीक वर्ड क्या है यहाँ पे? ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है? नेचर। नेचर, ठीक है, तो नेचर है मीनिंग, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ये है। भौतिकी तो वो संस्कृत में था। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ग्रीक वर्ड जो हम लोग फॉसी देखे थे, तो वो उसका मीनिंग क्या है, वो बता। So basic laws of physics are universal, not valid in space, valid only on Earth, depends on temperature and pressure. यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है आंसर, ठीक है। बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, है ना, सब जगह वैलिड, राइट। फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल नेचुरल।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Good, good, good. So this is keeping you involved. So अब scope and excitement of physics basically, कि physics का scope क्या क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं. So देखो, जैसे कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, कौन बताएगा मुझे? पढ़ रखे हो तुम लोग, केमिस्ट्री में पढ़े हो, एक हिंट दे दिए. Rutherford's यस, experiment. रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. बहुत बढ़िया प्रियांशु, तुम चमत्कार किए हुए हो वहां से, बहुत ही बढ़िया. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, देखो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है बेटा, है ना. अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, अल्फा लिखा हुआ ना, देखो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, गोल्ड फॉइल से टकराया, फिर स्कैटर किया और वहां पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, राइट. तो दिस इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. तो बेसिकली क्या है कि you need to do certain experimentations to understand physics. So basically there are two domains of physics. One is macroscopic and other is microscopic. We were studying, अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे. Macroscopic क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स, मतलब जो हम लोग आसपास देख रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक, जो फील कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक मतलब वो जो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हो, राइट. सो the macroscopic domain includes phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scales, है ना, जो कि लेबोरेटरी के स्केल्स में हम मेजर कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे हम लोग देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ गया. और माइक्रोस्कोपिक है बेसिकली, macroscopic domain of physics deals with the constituent and structure of matter at the minute scale of atoms and nuclei. तो जब हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई के लेवल पे चले जाते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन बोलते हैं, है ना. सो देयर आर टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स. डोमेन समझते हो ना, जो उसका पूरा है कि कहाँ तक उसके अंदर कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है, तो बाउंड्री बोल लो बेसिकली. तो बेसिक देयर आर टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स. वन इज macroscopic, other is microscopic. Macroscopic which we can see in laboratory and terrestrial मतलब अर्थ के ऊपर, या फिर जो और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए. और माइक्रोस्कोपिक हो गया जो माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई के लेवल पे. ठीक है. क्या भाई, मतलब आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे जो श्री राम मिलेनियम से आए, उन्होंने क्या कसम खाया है कि आज ऑन नहीं करेंगे कैमरा? हाँ, या फिर उनके पास एक अलग से एक टेक्नोलॉजी है जो कि सारा चीज समझ में आने का ये पता चल जाता है. अबुदय, अधिराज और देव्यांश, कृपया. मेरा कैमरा नहीं काम करता. क्या हो गया तुम्हारे कैमरा? सर मैं लैपटॉप का कैमरा खराब है, ठीक कराया था. तो मुझे अपना एक और फोन लगा लो ऐसे, जैसे तुम टेस्ट देते थे उधर गोवा में. अभी फिर गोवा चला गया है क्या? नो सर, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है इस बार, तुम पता नहीं कहाँ. कर रहा है, एक सेकंड. अच्छा कोई नहीं, जब जब अगली क्लास से तैयारी रखना. और दिव्यांश और अधिराज पिटाई खाओगे दोनों अगर ऑफ करो. चलो, तो 11th में आप थोड़ा तो सीरियसनेस दिखाओ ना. 10th क्लास बीत गया, 11th में थोड़ा सीरियस है. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. देखो, दो तरीके का फिजिक्स है. एक क्लासिकल फिजिक्स होता है, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है ना. ये हम लोग, ये मैं पहले भी बता रहा था तुम लोग को, जो बच्चे मेरे साथ पिछली क्लास में थे, डेमो एक हुआ था उसमें. तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, जितना तुम ये अभी जो चीजें देखते हो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बारे में, सो क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ ऑल मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जो आसपास चीजें हो रही टेरेस्ट्रियल लेवल पे, ये लेबोरेटरी के लेवल पे या एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे, वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आए. तो देयर आर 4 डोमेन्स इन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर क्लासिकल फिजिक्स. पहला मैकेनिक्स हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, तीसरा ऑप्टिक्स हो गया. ठीक है. ठीक है, तीसरा ऑप्टिक्स हो गया और चौथा थर्मोडायनेमिक्स हो गया. तो ये 4 डोमेन्स हैं बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स के, 4 पार्ट्स हैं क्लासिकल फिजिक्स के. मैकेनिक्स मैंने बताया था, जैसे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हो, उसके उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में पढ़ रहे होते हो, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सब मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये सारे जो फिनोमिना इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाए. ऑप्टिक्स मतलब लाइट वाला जो पूरा पोर्शन है,
है ना, वो सब ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर हो गया, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाती है। तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is concerned with the motion or equilibrium of particles, rigid and deformable bodies, and general systems of particles. So basically ये जो मैकेनिक्स है ना, जो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, ये मेजरली किसको कवर करता है? सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो लॉज हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन सब को कंप्राइज करता है बेसिकली हमारा मैकेनिक्स। एंड व्हाट इज इट कंसर्न्ड विथ? मैंने जैसा बोला, मैकेनिक्स में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ना, मोशन ऑफ रिजिड पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब रोटेशन की बात करते हैं ना, रिजिड बॉडी मतलब जिसका कि कोई साइज है, उसको पॉइंट साइज नहीं मान सकते, वो रिजिड हो, ठीक है, जिसका शेप चेंज नहीं कर सकता है, साइज चेंज नहीं कर सकता, उसको रिजिड कहते हैं फिजिक्स में। सो रिजिड भी और डिफॉर्मेबल भी, दोनों बॉडीज का जो मोशन के बारे में पढ़ना है, और जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाता है, वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। सो जैसे कि एग्जांपल, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट बाय अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो रॉकेट में जो रॉकेट प्रोपल्सन होता है ना, इट इजेक्ट्स सम गैसेस बैकवर्ड, और पीछे जो फोर्स से गैस निकलता है, उसके वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में के वजह से हम लोग कहते हैं एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन हो गया इजेक्शन ऑफ गैसेस, और रिएक्शन क्या हो गया? रॉकेट का ऊपर उड़ना, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोपल्सन ऑफ अ रॉकेट बाय अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस। ये जो नेचुरल फिनोमिना था, या ये नॉट नेचुरल फिनोमिना, ये जो हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स। उसके अलावा प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स हो गया, साउंड वेव्स इन एयर हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बेंट रॉड अंडर अ लोड एक्सेट्रा, दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स, है ना। वाटर वेव्स जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेव्स, है ना, वेव्स इन एयर जो हम लोग फॉर्म करते हैं वो, इक्विलिब्रियम ऑफ बेंट रॉड, मतलब कोई एक रॉड है, वो अगर किसी इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, मान लो एक हमारे पास एक रॉड इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, तो ये अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है रॉड इस तरह से बेंड करके, तो ये इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, राइट, बैलेंस करके कुछ ऐसे रख सकते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम, बैलेंस मतलब जो मूव नहीं कर रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि क्या फोर्स लग रहा है, इसका वेट इधर लग रहा होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, ये सब क्या चीज के अंदर आ जाता है? मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैसा कि मैंने बोला था, इट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। सो दिस डील्स विद all electric and magnetic phenomena which is associated with all the bodies which are having some charge। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज है, राइट, या कोई भी मैग्नेटिक बॉडी है, उसके उसके पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में, कि उसमें क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर क्या मैग्नेटिज्म के वजह से क्या फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। इट्स बेसिक लॉज आर गिवन बाय कौन कौन? उधर हम लोगों ने क्या देखा कि सारा मैकेनिक्स के सारे लॉज कौन गवर्न कर रहा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे ये देखो लॉज कौन गवर्न कर रहा है, किनके द्वारा दिया गया है? कूलम एक फिजिसिस्ट थे, ओएस्टेड थे, एम्पियर था, फराडे थे। फराडे जो है ना, थ्योरी ऑफ, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करते हैं, वो सारा फराडे ने ही दिया है ना। जो भी आप जो अभी generators हैं, electric generators हैं, उसका जो working principle है, that was given by Faraday only. Similarly, Ampere gave that force acting on a current carrying conductor, है ना, that was given by Ampere, right? Similarly, Oersted है, Oersted ने जो है magnetism के वजह से जो force वगैरह था, ये सब चीज बताई थी। और कूलम ने बेसिकली सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी लॉज हैं वो कूलम्स के ही दिए हुए। तो all these basic laws were given by these scientists, Coulomb, Oersted, Ampere, Faraday,
and encapsulated by Maxwell in his famous set of equations. So Maxwell का 5 set of equations हैं basically, जिसमें ये सारी चीजों को उन्होंने एक ही साथ ले लिया है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। मैक्सवेल ने फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया है, जिसमें ये सारी थ्योरीज एक ही थ्योरी में आ गया है। जो 5 इक्वेशन उन्होंने लिखा है वो तुम लोग पढ़ोगे 12th क्लास में। एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मैक्सवेल्स के ये फेमस 5 इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं और उसको रिलेट करते हैं कि कूलम के सारे लॉ आए कि नहीं इस इक्वेशन में, और स्टेट के दिए हुए सारे लॉ इक्वेशन में आए कि नहीं। तो इट हैज बीन एनकैप्सुलेटेड, मींस इट हैज बीन इंक्लूडेड इन दीज फेमस इक्वेशंस गिवन बाय मैक्सवेल। So example of these electrodynamics में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला, motion of a current carrying conductor in a magnetic field। ये मैंने बताया ना, motion of current carrying conductor in a magnetic field, right? एम्पियर ने इस पे बहुत स्टडी किया है। वर्किंग ऑफ एन एंटीना है ना, दिस वाज गिवन बाय बेसिकली मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आया था। प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी मैक्सवेल के थ्योरी से आया था। इन द आयोनोस्फीयर एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये सारी फिनोमिना जो हम लोगों ने नेचर में पढ़ी, इनके बारे में जानी, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। Now another field of physics is optics. What does optic deal with? Optic deals with a phenomena involving light. तो तुम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन आई और लाइट पिछली क्लास में, है ना, 10th क्लास में, तो वो सारी जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर आती है। यहाँ पे हम लोग इसको ऑप्टिक्स बोलेंगे। सो ऑप्टिक्स डील्स विद फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, राइट? सो एग्जांपल्स जितने भी ये अपना सो जितना भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर ये जो भी फिनोमिना हो रहा है, हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा था, या रिफ्लेक्शन के थ्योरीज पढ़े थे। तो ये सब चीज जो है ऑप्टिक्स के अंदर आ जाती है। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो वर्किंग ऑफ ए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कलर्स एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म, है ना। फिल्म्स जो है वो एक जैसे हम लोग का जो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता था, राइट? व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, सो लाइट डिवाइड्स इनटू 7 कलर्स, राइट? तो ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट था, ये थिन फिल्म से भी होता है। पतली सी फिल्म होती है ना, फिल्म ऑफ वाटर भी हो सकता है, फिल्म वो जो नॉर्मल हम लोग जो यूज करते हैं ये रिकॉर्ड करने के लिए, जो सारी चीजें, वो भी फिल्म के अंदर ही आते हैं। तो पतली जो फिल्म हुई, उसमें जो कलर्स एग्जिबिट होते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑप्टिक्स ओनली। उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑप्टिक्स ओनली। सो नाउ कम्स thermodynamics, another branch of physics. So what does thermodynamics state? So thermodynamics is basically, it deals with the study of gaseous systems. The change in temperature, internal energy and entropy of the system are investigated. So thermodynamics is what basically study of gaseous system, है ना। तो gaseous system, और उस gaseous system में क्या क्या हम पढ़ेंगे? Change in temperature, है ना, कि हम लोग हीट कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है, एंट्रोपी, है ना, स्टेट बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं। सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये सब इन्वेस्टिगेट जब करते हैं, दैट कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई 3 तरह के मोड्स होते हैं ना, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है और कंडक्शन है। तो जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में जिसके अंदर पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो तुम लोग अभी पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है ना, आउटपुट बाय इनपुट जो हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, तो हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। सो दीज ऑल कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स। So now again questions, MCQs for you guys. Mechanics deals with Newton's laws of motion and what? Gravitational Laws which are concerned with motion. Okay? Correct. Second question. Dash is a branch of physics in which heat engine and refrigerator efficiency are studied. Thermodynamics. Thermodynamics. बहुत बढ़िया। ठीक है,
नाउ सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स, तो अभी तो हम लोगों ने मेजर क्लासिकल फिजिक्स और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर जो मेजर डिविजन्स थे उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग सब डिविजन्स पे आएंगे, है ना, कि भाई उसके अंदर जो फर्दर सब डिविजन्स हुआ है ना, कि मान लो हम लोग मैकेनिक्स है, या फिर ऑप्टिक्स देखा हम लोगों ने, फिर थर्मोडायनेमिक्स देखा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखा, ये सब के अंदर जो सब डिसिप्लिन्स आते हैं वो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स, सबसे पहला एस्ट्रोफिजिक्स है। तो एस्ट्रोफिजिक्स आप लोग सभी को पता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन आवर यूनिवर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन आवर यूनिवर्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स, है ना। व्हाट डज इट इंक्लूड? ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी समझते हो ना, कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझते हो ना, जिसका अपना लाइट हो, खुद का लाइट हो या किसी और से लाइट लेके हो, तो लाइट से रिलेटेड चीज है बेसिकली ल्यूमिनोसिटी। तो कितना ज्यादा उसके अंदर चमक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, वो ल्यूमिनोसिटी के अंदर आता है। तो दीज इंक्लूड ल्यूमिनोसिटी, टेम्परेचर, केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब उसका टेम्परेचर कितना है उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का जो यूनिवर्स में है, और या फिर उसका कॉम्पोजिशन क्या है। मान लो कोई एस्टेरॉयड आ गया, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, डेंसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो इन सब चीज के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है। Then second is atomic and molecular physics. So this branch is focused on the characteristics and structure of molecules and atoms. So ये atomic and molecular physics हम लोग modern physics के अंदर पढ़ते हैं। तो तुम लोग जो बोर्स मॉडल पढ़ लिए, या फिर जो ना बोर्स मॉडल के अलावा जो हम लोग अभी रदरफोर्ड्स मॉडल अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, बोर्स एंड बरी हो गया, जो मॉडर्न जो अभी का मॉडल है बेसिकली। तो ये सारे मॉडल्स के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, दैट कम्स अंडर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सो दिस ब्रांच इज फोकस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। सो ये तो अभी इवॉल्व होता रहता है, हमेशा नया थ्योरी आता रहेगा। सो दिस कम्स अंडर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। थर्ड कम्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब जो मीडियम है, उस मीडियम पे बहुत सारा चीज डिपेंडेंट है, दो चार्ज बॉडी के बीच के मीडियम पे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल, डाइलेक्ट्रिक और इलास्टिक, ये तीनों चीज के बारे में जो पढ़ते हैं वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आता है। तो बेसिकली तुम लोग अभी 11th क्लास में जो पढ़ोगे, ये इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ोगे, इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में, दैट कम्स अंडर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। So the study of a physical phenomena of solids such as electrical, dielectric and elastic and thermal properties and their understanding by the application of fundamental laws of physics is called solid state physics. तो बेसिकली हम लोग जो मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड है कोई मटेरियल, उस सॉलिड मटेरियल के बारे में कि उसकी इलास्टिसिटी किस पे डिपेंडेंट है। मान लो हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगा टेम्परेचर से, उसका इलास्टिसिटी कैसे वेरी करेगा। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मतलब इलास्टिक और थर्मल प्रॉपर्टीज किसी भी सॉलिड के बारे में, दैट कम्स अंडर सॉलिड स्टेट। Then we have cosmology. So it focuses on the whole universe, its structure and how the evolution started, right? तो ये सब जितना बिग बैंग थ्योरी और बहुत सारा जो थ्योरी सब है, ये सब कॉस्मोलॉजी के अंदर आ जाता है बेसिकली। सो इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द चेंजेस गोइंग टू अकर इन यूनिवर्स, मतलब फर्दर क्या चेंजेस होने वाला है ना। तो नासा वासा में जाके है ना कॉस्मोलॉजी और इन सब चीज पे भी बात होती है। एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी, ये दोनों चीज इधर हम लोग ये जो साइंटिस्ट हैं ये लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द चेंजेस गोइंग टू अकर इन यूनिवर्स, सो दैट कम्स अंडर कॉस्मोलॉजी। Then we have statistical mechanics. So statistical mechanics मतलब देखो दो तरीके का मैकेनिक्स हम लोग जानते हैं, है ना। तो एक तो हो गया स्टैटिक्स, और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है कि दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स attempts to relate the properties of macroscopic system to their atomic and molecular constituents. तो जितने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, उनको उनके एटमिक और मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ जोड़ने का काम ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स करता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
थ्योरेटिकल फिजिक्स एक अलग ब्रांच है, तो ये क्या करता है, दिस ब्रांच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड by making a model of reality used for rationalizing, explaining and predicting physical phenomena through a physical theory. तो बेसिकली क्या करता है, हम लोग मॉडल बनाते हैं, कोई भी नेचुरल फिनोमिना है या नेचर में अकर करने वाली कोई भी चीज का एक मॉडल बना के जब उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और बाकी प्रेडिक्ट करते हैं आगे के फिनोमिना के बारे में उसके, सो दैट कम्स अंडर थ्योरेटिकल फिजिक्स. थ्योरी हो गया ना बेसिकली, एक्चुअल चीज में तो हम मेजर करने जा नहीं रहे, राइट. हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं और उस मॉडल के मोशन या मॉडल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको स्टडी करके उससे जो प्रेडिक्शंस हैं उन प्रेडिक्शंस को हम लोग एक्चुअल सिस्टम में लेकर आते हैं, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स होती है. जियोफिजिक्स नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे दैट कम्स अंडर जियोफिजिक्स. सो द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ कम्स अंडर जियोफिजिक्स. थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पहले भी अभी किए थे, मैं जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर दूं. द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, मेजर एंड वॉल्यूम ऑन फिजिकल सिस्टम एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इज कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स, राइट. मैकेनिक्स हमें पता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम और इन मोशन. तो एक बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या फिर मोशन में है, उसके स्टडी को मैकेनिक्स के अंदर हम लोग करते हैं. सो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. मैकेनिक्स को हम लोग 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं. तो इस यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, है ना. वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड द टाइम, यू हैव अनदर क्लासेस आल्सो लाइंड अप. सो मैकेनिक्स और उसके पार्ट्स हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो बेसिकली इस हफ्ते तो ये फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर हम लोग जल्दी से कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, क्योंकि थ्योरी है और इसको भी पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है. अनटिल अनलेस यू नो टर्म्स, कल को कोई भी बोलेगा ऑप्टिक्स क्या है तो पता तो होना चाहिए ऑप्टिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, नाम तो सुना हुआ होना चाहिए. तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, बट यू शुड नो दीज टर्म्स, ट्राई टू नो दीज टर्म्स जितना जान सके. जितना मैंने पढ़ाया है इसका मैं आई विल शेयर द पीपीटी विथ यू, द पीडीएफ विथ यू. यू कैन मेक द नोट्स लेटर ऑन आल्सो, गो थ्रू इट वंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, ठीक है सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. बाय सर. थैंक यू सर. Bye. Yes, sir. Bye, bye, बेटा.